जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय आए हैं और यहाँ पे 31वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ हज़ारीबाग में, कैसे शुरू हुआ? ये सारी जानकारी आज हम लोग जानेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मुरारी जी से। मुरारी जी काफ़ी दिनों से एडुकेशन पे लिख रहे हैं, शिक्षा पे लिख रहे हैं और विनोबा भावे लगभग रोज़ आते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या बदलाव आया विनोबा भावे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में। आप बताइए कि जो 31वां फाउंडेशन दिवस मना रहा है, हमको लगता है आप 30 साल देख चुके होंगे विनोबा भावे का, तो आप बताइए कैसे शुरू हुआ विनोबा भावे और अभी तक जो पहुंच गया है, किस स्तर तक पहुंच गया है? ये हज़ारीबाग जो क्षेत्र था, यहाँ के जो कॉलेजेस थे, जैसे सेंट कोलम्बा कॉलेज पुराना कॉलेज था, केवी महिला कॉलेज है, ये सारे कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ करते थे। 1992 में जब कॉलेजों की संख्या बढ़ी और कॉलेज में बच्चे बढ़ने लगे, तब कॉलेज का विभाजन किया गया, उसको बांटा गया और एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई, जो छोटा नागपुर का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय में बनना था। तो ये हज़ारीबाग जगह चुना गया। ये संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय की धरती है। यहाँ विनोबा भावे को सबसे अधिक जमीन मिली थी हज़ारीबाग में। तो उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात हुई, रांची विश्वविद्यालय को प्रभाजित करके 1992। और संयोग ऐसा है कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने TYDC 3 ईयर डिग्री कोर्स में पहला साल जो अपना था वो मैंने रांची विश्वविद्यालय के अंदर पूरा किया और दूसरा और तीसरा साल विनोबा भावे। क्या बात है। तो देखिए, पहले रांची में 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 साल विनोबा भावे के अंदर, मतलब 2 डिग्री आपके पास दोनों कॉलेज के दोनों जगह। मार्कशीट, ये उसमें मार्कशीट तो नहीं, नहीं, एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास रांची यूनिवर्सिटी का भी एडमिट कार्ड है और विनोबा भावे का भी है। मतलब वो बदलाव आपने देखा रांची यूनिवर्सिटी से BU तक। यहाँ आया, इस जगह की तलाश हुई और ये जगग बहुत उबड़ खाबड़ सी जगह थी। यहाँ पे वो जो बच्चे मर जाते थे उनको गाड़ा जाता था। सियार घूमना और तो यहाँ पे हुआ कि पहले एक बिल्डिंग बनाई जाए, सरकार ने कुछ फंड दिया, तो उससे एक बिल्डिंग बनी जो आप लाइब्रेरी जिसको देखते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी था, क्लासेस भी थे और जो भी आप कहें वही था। पहला बिल्डिंग बना, बनने के बाद उस बिल्डिंग के बनने के बाद फिर और धीरे धीरे बिल्डिंग बढ़ गए और पहली VC बनी विनोदिनी तरवे, सुश्री विनोदिनी तरवे। वो पार्क है विनोदिनी, हाँ, उन्हीं के नाम पर वो विनोदिनी तरवे पार्क नाम रखा गया। और 19 विभागों के साथ ये और 22 शिक्षक जो रांची यूनिवर्सिटी से मिले थे, 22 शिक्षक, उन्हीं के सहयोग से ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। जो कर पाए, कितना अच्छा कुछ बदलाव ऐसा। हाँ, हम लोग बात करें विश्वविद्यालय की अच्छाइयों के बारे में, तो ये इसका अपना ओन कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, बड़ा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने विश्वविद्यालय के पास। आप देखिए, भवनों के मामले में हम आगे हैं, हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय से भी थोड़े आगे हैं। और छात्रों के मामले में भी आगे हैं। छात्रों के मामले में आगे ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्य में जितने भी होम्योपैथी कॉलेज हैं एंड आयुर्वेदा कॉलेज हैं, वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। यानी कि आप रांची में भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उसका एफिलिएशन विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। इनका कार्य क्षेत्र बड़ा है। तो ऐसे कितने कॉलेजेस हैं पूरे झारखंड में जो विनोबा भावे से रजिस्टर्ड हैं और यहाँ के लोग डिग्री लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, बाहर पढ़ते हैं? भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय का भी प्रभाजन हुआ 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। उससे कट के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बन गया। धनबाद के बच्चों को यहाँ आने में दिक्कत होती थी, तो वहाँ एक विश्वविद्यालय बन गया। तो रामगढ़ जिला और धनबाद जिला के जो कॉलेजेस थे उसमें चले गए। तो कॉलेजों की संख्या घटी, फिर भी यहाँ अंगीभूत कॉलेज हैं 30-40 तो होंगे यार। नहीं, अब ज़्यादा हैं। हाँ, सब मिला के 2-3 श्रेणी के कॉलेजेस हैं। कुछ जैसे B.Ed कॉलेजेस हैं, उनको बिल्कुल उनकी श्रेणी अलग होती है। कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे हज़ारीबाग में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, वो इसके अंदर है। अच्छा, विनोबा भावे के अंदर है? बिल्कुल, जो आप हज़ारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर है। फिर यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि जो 30 लगभग B.Ed कॉलेज हैं, प्राइवेट B.Ed कॉलेज हैं, एफिलिएटेड उनको हम बोलते हैं, और वही करीब 20 से अधिक एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं। इधर 6 अंगीभूत कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। और फिर आपको इसके अलावा जो इनके कॉलेजेस हैं, अपने जो अंगीभूत कॉलेज हैं, कंस्टिट्यूएंट जिनको बोलते हैं, उसके अंदर B.Ed का पाठ्यक्रम चलता है, वो भी एक अलग यूनिट माना जाता है।
तो इस तरह से आप 50 से ऊपर कॉलेज, कितने कॉलेज इसके अंदर है, आप यही समझ सकते हैं। हाँ, एक सवाल और मेरा था कि जो छात्र आते हैं विनोबा भावे, क्या मुझे लगता है अटेंडेंस यहाँ पे काफ़ी रहता है, लोग आते हैं ये पढ़ने, तो क्या वो पढ़ाई उस लेवल की हो रही है जो छात्र चाहते हैं, मतलब फैकल्टी दे पा रहे हैं ऐसा? इस मामले में थोड़े हम लोग कमज़ोर हैं। हम टीचिंग का जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करने में पीछे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान होती है शोध से, आपके कितने शोधार्थी हैं, आपके टीचिंग फैकल्टी कितने शोध कर रहे हैं, तो उसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय पीछे है। बहुत लंबे अरसे के बाद गैप रहा, पीएचडी हो ही नहीं रहा था, बंद कर दिया गया था। फिर डीट लिया, डीट लेने के बाद मतलब डिपार्टमेंट ये डॉक्टरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो होने के बाद भी बच्चों को मिला नहीं अवसर कि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम लोग तो अंदाजा ऐसे लगाते हैं कि यहाँ एक एडवांस रिसर्च लैब है, हाँ, तो उसमें जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमको रिसर्चर्स नहीं मिलते हैं, मतलब वो कमी रह गई यहाँ। बिल्कुल, तो वो रिसर्चर्स नहीं, सुविधा बढ़ी लेकिन रिसर्चर्स नहीं मिले। और सरकार की भी रहती है कि चूंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो राज्य सरकार की बात को मानना विश्वविद्यालय के लिए मजबूरी है। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं कि बिरनी गिरिडीह जिले में है, हाँ। चतरा जिले में कॉलेज खोला गया, तो वो सारे विनोबा भावे के अंदर है, मॉडल कॉलेज खोला गया, हाँ। लेकिन आज ही समाचार पत्र में आया कि वहाँ प्रिंसिपल के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। अच्छा, मतलब ये हालत है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है और वहाँ फिर बिल्कुल आज का ही न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है। तो सरकार दे देती है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो चलो बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन उसमें मैन पावर देना भी जरूरी है, टीचर्स भी उतने ही जरूरी हैं। अगर मैन पावर थोड़ा कम भी रहेगा लेकिन टीचर्स रहेंगे तो हम क्वालिटी एजुकेशन को इन्हांस कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और उसमें हम थोड़े पीछे। एक बात और मैं जानना चाहूँ कि यहाँ के एलुमनी कहाँ हैं? पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी बात करें तो ठीक है, हमारा विश्वविद्यालय में थोड़ी सी कमी है, उसके बाद भी यहाँ के एलुमनी मैं नहीं समझता कि भारत के किसी कोने में आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत के सभी क्षेत्रों में है, मतलब रीढ़ यहीं से है उनकी। हाँ, रीढ़ यहीं से है। देखिए, जो अभावों में पलता है जो आदमी, वो पक कर निकलता है। कुछ वैसा ही विश्वविद्यालय के साथ हुआ है। हजारीबाग के लिए तो एक बून टाइप का है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि वरदान टाइप का हो गया। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ चतरा से, कोडरमा से, पहले धनबाद बोकारो से भी आते हैं, धनबाद बोकारो चला गया, रामगढ़ से बच्चे आते हैं। एक सवाल और मेरा है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत कम पहले आती थी ग्रेजुएशन करने के लिए या फिर इंटर करने के लिए, तो क्या विनोबा भावे में जो कोर्सेज, नए कोर्सेज जो बने हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, उसकी वजह से महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है? फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है इससे? बिल्कुल, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और हम बात करें कि यहाँ की बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो का, तो गर्ल्स का रेशियो ऊपर है, यानी आप विभागों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुला। वो आसपास की जो लड़कियाँ जो बाहर नहीं जा पाती, वो आराम से यहाँ आ पाती हैं और पीजी कर पाती हैं। पहले क्या ये भी था कि कॉलेजेस नहीं थे तो लड़कियां लोग छोड़ देती थी पढ़ाई 12th के बाद? बिल्कुल ड्रॉप आउट होता था। हाँ। जैसे अब कॉलेज था तो के बाद ही छोड़ देती थी, ग्रेजुएशन तो कर लेती थी। उसके बाद वो पढ़ाई की बात हुआ कि हमें रांची यूनिवर्सिटी जाना है, तो घर वाले तैयार नहीं होते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता था, कुछ जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी भी बात होती थी, सिक्योरिटी के कारण भी बाहर भेजना संभव नहीं हो पाता था। वो यहाँ पे हो गया है और हमारे यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ हैं। और अगर रिजल्ट की भी बात की जाए तो रिजल्ट में भी लड़कियां लड़कों से आगे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है, किस तरह से महिलाएं जो बाहर जाके नहीं कर पाती थी वो लगातार यहाँ पे आई हैं। तो आज 31वां स्थापना दिवस है, हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या विनोबा भावे में हो रहा है। आज बता दूँ आपको कि चीफ गेस्ट यहाँ पे BSF मीरू के IG हैं, PS बैंस हैं, वो आज आए हैं। और 31वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग आज विनोबा भावे के प्रोफेसर के साथ हैं। आइए जानते हैं क्या कार्यक्रम हो रहा है और काफ़ी दिनों से आप इस पे लगे हुए हैं। क्या 31वां स्थापना दिवस सच में सही चल रहा है और क्या क्या उपलब्धियां विनोबा भावे को मिली है? दरअसल स्थापना दिवस अपने आप में एक विश्वविद्यालय का सिंहावलोकन का दिवस, कि हम कितने कदम आगे बढ़े, कौन कौन सी परेशानियां हुई और कोविड को चैलेंज देते हुए हम जो 31वें साल में प्रवेश किए हैं, कौन सी त्रुटियां हम में रह गई हैं और हमारी जो भी उपलब्धियां हैं हमारे विद्यार्थियों के बीच, समाज के बीच आए, ये इसका दिवस है।
तो ये बताइए, आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं विनोबा भावे में विकास को लेकर, तो कोविड के बाद क्या उभर पाया है? जो क्लासेस फिर से चालू हुए हैं उसमें जो पहले सुचारू रूप से क्लासेस होते थे वो हो पाया है? कोविड के बाद कक्षाएं तो शुरू हुई हैं हमारे परिसर में, स्नातकोत्तर विभाग में कक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन कुछ कुछ परेशानियां बीच में आ जा रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि 1 या 2 महीने में सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि इसी बीच कई हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में ये दोहराया गया कि हमको आगे बढ़ना है, नए नए कोर्स को लाना है। इस बीच NEP 2020 जो है उसके बारे में पूरे लोगों को बताना है, इसकी वजह से। लेकिन हमारे यहाँ कक्षाएं होती हैं और हम ही नहीं कहते, अभी पिछली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए थे प्रोफेसर साहब, अवस्थी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी भीड़ तो आते जाते विद्यार्थियों का हम अपने कैंपस में भी नहीं देखते हैं। तो बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, तो उन गलतियों को बताने के लिए तो आप हैं ना, क्योंकि हमारे दर्पण तो आप ही हैं। तो आप किस विभाग से हैं और आपका क्या रहता है? मैं राजनीति विज्ञान विभाग में यहाँ पिछले 10 वर्षों से हूँ और मेरी भूमिका यहाँ पर जनसंपर्क पदाधिकारी की रही है। तो मेरी कोशिश रही है कि मेरे जितने पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं, उनको सही जानकारी उपलब्ध करा सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही ढंग से इस काम में अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ हूं, क्योंकि बहुत सारे अभी और काम करने हैं। और मीडिया जिस ढंग से मॉडर्नाइज्ड हुआ है, डिजिटलाइज्ड हुआ है, उसको पहले हमें भी जान लेना होगा, तब उनको हम बताने की कुछ कोशिश करने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल मना रहा है, तो मुझे भी एक महान आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर विनोबा भावे एक ऐसी शख्सियत थे जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो शायद कम होगा। जिस तरह से समाज के दबले कुचले जो व्यक्ति थे उनके लिए उन्होंने कार्य किया, उस कार्यों से आप सभी अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। और उनके पवित्र नाम के ऊपर झारखंड के अंदर ये यूनिवर्सिटी जब स्थापित की गई आज से 30 साल पहले, तो एक बहुत ही पुण्य का काम किया गया। जिस तरह से अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने आप सबको अवगत कराया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि सीट ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग है, स्तर पर ऑनलाइन नामांकन के कार्य पूरी तरह किए जा रहे हैं। हम कुछ ऐसे फंड की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे मेधावी और निर्धन विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में सुविधा हो। अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की आकस्मिक चिकित्सा सहायता के लिए भी एक फंड की व्यवस्था करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। अति शीघ्र इसे लागू करने की सहमति हो गई है। विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के पीछे खाली पड़े जमीन फ्रूट गार्डन के स्थापना की दिशा में भी हम अपने कदम बढ़ा चुके हैं और जल्द ही कार्य रूप ले लेगा। फीडबैक सिस्टम को जल्द लागू करते हुए हम शिक्षण और व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कोशिश शुरू कर चुके हैं। जल्द ही इसके बेहतर परिणाम हमारे सामने होंगे। फिशरीज की पढ़ाई के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हो चुका है। हमें विश्वास है कि इससे जुड़कर हमारे विद्यार्थी मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे और आर्थिक रूप से भी सक्षम बनेंगे। NAAC की सेकेंड साइकिल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन के लिए हमारा प्रयास जारी है। IQAC के